Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो हम बीपीसीसी 107 की यूनिट 8 सोशल इन्फ्लुएंस के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कन्फर्मिटी पढ़ा कि कन्फर्मिटी क्या होता है, ठीक है। फिर हमने कंप्लायंस पढ़ा और अब हम ओबीडियंस पढ़ेंगे। तो कन्फर्मिटी क्या था? कन्फर्मिटी था कि जब हम सोशल प्रेशर खुद से फील करते हैं कि हमारे आसपास लोग हैं तो हमें कम्युनिटी में फिट इन होना है, ठीक है, ग्रुप में फिट इन होना है, उसकी वजह से हम लोग उनकी बात मानते हैं, फिर उनके बिहेवियर को फॉलो करते हैं। कंप्लायंस क्या होता है कि कंप्लायंस में हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है और अगर हम चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट पर कंप्लाई करना तो हम उसकी बात मानते हैं या फिर उस रिक्वेस्ट को उस रिक्वेस्ट पर अग्री करते हैं। वो कंप्लायंस होता है जहाँ सामने से रिक्वेस्ट आती है। कन्फर्मिटी में सामने से कोई हमें प्रेशराइज नहीं करता, कोई हमें रिक्वेस्ट नहीं करता, हम खुद से प्रेशर फील करते हैं अपनी तरफ से और कोई बिहेवियर को फॉलो करते हैं या फिर कोई बात मानते हैं। कंप्लायंस में सामने से रिक्वेस्ट आते हैं फिर हम अग्री करते हैं। ओबीडियंस अब क्या है? ओबीडियंस में हमें सामने से ऑर्डर आता है, एक तरीके से कोई अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको हम अपने से बड़ा मानते हैं, फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं, अपना डोमिनेंट हम किसी को मानते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या करता है, कुछ ऑर्डर्स देता है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसे हम ओबीडियंस कहते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है इसमें और क्या रीज़न होते हैं डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के और किस तरीके से हम डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को रेसिस्ट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब है इसमें ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। ओबीडियंस, कंप्लायंस और कन्फर्मिटी तीनों क्या है? फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है जहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर आता है बाय अ पर्सन, ठीक है, कंपेल्स अदर्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। उसे हम ओबीडियंस कहते हैं कि सामने से कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, कोई एक पर्सन, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव कर रहे हैं, वो ओबीडियंस है। अब इसका एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट। इस मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का एम क्या था? टू शो दैट पीपल कैन ओबे अथॉरिटी फिगर्स इवन विदाउट लेजिटिमेट पावर, कि हम लोग कभी कभी ऐसे कुछ अथॉरिटी फिगर्स को भी ओबे करते हैं, ठीक है, उनकी बात मानते हैं जिनके पास लेजिटिमेट पावर नहीं होती। लेजिटिमेट पावर का एक तरीके से आप समझ सकते हैं कोई ऑफिशियल पावर नहीं होती। जैसे कोई कंपनी है, उसका कोई सीईओ है, उसके पास लेजिटिमेट पावर है अपने कलीग्स को लेकर के, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर के, कि वो उन्हें ऑर्डर्स दे सकता है। और क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसिफिक नॉर्म और रूल्स बने हुए होते हैं कि सीईओ की बात माननी है सबको, ठीक है, सीईओ की बात सबको माननी है तो वो मान सकते हैं। लेकिन अगर वही सीईओ किसी एक एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऑर्डर्स दे रहा है कि तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ रहना है, तो वहाँ पर उसके पास वो लेजिटिमेट पावर नहीं, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है। तो या फिर लेजिटिमेट पावर किसी के पास स्टेटस, वो पावर जो स्टेटस या फिर कोई पर्टिकुलर पोस्ट उससे फॉलोअप होती है, उसे लेजिटिमेट पावर कहा जाता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी इंसान के पास अगर कोई लेजिटिमेट पावर नहीं भी है लेकिन वो एक अथॉरिटी फिगर है, उससे हम ओबे करने लग जाते हैं। तो ये होता है पर्पस। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते थे इस एक्सपेरिमेंट से। तो इस एक्सपेरिमेंट में था क्या? सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट्स इसमें थे और उनको बताया गया था कि हम लोग ना पनिशमेंट और लर्निंग, क्या इफेक्ट होता है पनिशमेंट का लर्निंग के ऊपर, उसको हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, ये उन्हें बताया गया था। अब सेटअप क्या था इसमें कि यहाँ पे दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स थे, रियल पार्टिसिपेंट्स और फेक पार्टिसिपेंट्स, जिसको यूज़ करा गया था। फेक पार्टिसिपेंट्स कौन? जो कि रिसर्चर के असिस्टेंट थे, जिनको पूरी रिसर्च के बारे में पता था और सिर्फ वो एक रोल प्ले कर रहे थे, सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे रूल्स क्या असाइन हुए थे रियल पार्टिसिपेंट्स को, फेक पार्टिसिपेंट को? यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है टीचर का रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है, और दूसरे लर्नर्स का रोल प्ले कर रहे थे। जो भी रोल प्ले करे, और ये जो रोल्स ही प्री डिसाइडेड थे कि जो रियल पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, जो रियल पार्टिसिपेंट होंगे वो टीचर्स का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। जो रियल पार्टिसिपेंट है किसका रोल प्ले करें? टीचर का। तो ये पूरा सेटअप था कि किस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट करा गया था। अब इसमें नेक्स्ट है इसमें अपैरेटस। यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रही है, ठीक है, ये मिलग्राम है और ये इनका अपैरेटस है जिसको कि यूज़ करा गया था पनिशमेंट देने के लिए। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे था। अब ये जो अपैरेटस था इसमें क्या था? कुछ बोर्ड्स थे, कुछ स्विचेस थे, ठीक है, और ये जो बोर्ड है इसमें टोटल 30 स्विचेस थे और जो इनकी वोल्टेज थी उन सब हर एक स्विच पे वोल्टेज लिखी हुई थी जो कि 15 वोल्ट से 450 वोल्ट्स तक थी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए थे पार्टिसिपेंट्स को कि पार्टिसिपेंट्स को बोला गया था कि आपको प्रेस करना है स्विच वुड डिलीवर एन इलेक्ट्रिक शॉक टू अ पर्सन ऑन अ चेयर। जो भी रियल पार्टिसिपेंट्स थे जो कि टीचर बने थे, उन्हें बताया गया था कि भाई जब भी जो लर्नर है, ठीक है, वो अगर गलत आंसर देता है तो आपको ये स्विच दबाना है और जब आप ये स्विच दबाओगे इससे क्या होगा कि जो भी लर्नर है, ठीक है, उसे क्या मिलेगा? एक शॉक मिलेगा, ठीक है। जो टीचर बने थे यानी कि जो कि क्या थे? रियल पार्टिसिपेंट्स, वो फेक पार्टिसिपेंट्स को शॉक देंगे। अब उन्हें नहीं पता था कि जो उधर बैठे वो फेक पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी नज़र में सब रियल है और शॉक का जो लेवल था वो भी जो वोल्टेज लिखी हुई है उसी से मैच करेगा, ठीक है, कि अगर आप 15 वोल्ट वाला स्विच प्रेस करते हो तो सामने वाले को 15 वोल्ट का शॉक लगेगा। अगर आप सबसे लास्ट 30 वाला स्विच क्लिक करते हो तो उस पर 450 वोल्ट्स का शॉक सामने वाले को लग सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि यहाँ पर कोई भी रियल शॉक नहीं मिलने वाला था,
क्योंकि हम एथिक्स को तो नहीं तोड़ सकते, सिर्फ जो रियल पार्टिसिपेंट्स थे, जो टीचर्स का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि शॉक देने वाले थे, सिर्फ उनको ऐसा बिलीफ दिलाया गया था कि आप जब ये पूरी जो रिसर्च है ये रियलिटी में हो रही है, पनिशमेंट को स्टडी करने के लिए हो रही है लर्निंग पर, और आप जो शॉक दोगे वो सच में सामने वाले जो भी लर्नर होगा उसे शॉक मिलेगा। तो उनके नज़र में सब कुछ रियल हो रहा था। सिर्फ जो फेक पार्टिसिपेंट्स थे वो तो रिसर्चर के साथ मिले हुए थे, तो उन्हें पता था कि उन्हें कोई शॉक नहीं मिलने वाला। कन्विंसिंग द पार्टिसिपेंट्स ओनली द रियल शॉक वॉज माइल्ड पल्स फ्रॉम द थर्ड बटन यूज टू कन्विंस पार्टिसिपेंट्स दैट द अपैरेटस वॉज रियल। सिर्फ उनको उनको कन्विंस करने के लिए और उनको मतलब बिलीव दिलाने के लिए कि सच में अपैरेटस में क्या है, शॉक मिलता है, अपैरेटस जो भी उन्हें दिया गया है वो सच में रियल है, कुछ भी फेक नहीं है, उनको ये बिलीव दिलाने के लिए सिर्फ जो थर्ड वाला जो शॉक था, थर्ड वाला जो बटन था, उससे एक बहुत ही माइल्ड, ठीक है, बहुत ही हल्का सा शॉक उधर से मिल रहा था, लेकिन बाकी सारे जो स्विचेस थे उनसे कोई भी शॉक नहीं मिल रहा था, सिर्फ उनको बिलीव दिलाने के लिए। तो ये पूरा अपैरेटस ऐसे पूरा ये सेटअप इन्होंने बनाया था। अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर पूरे रिसर्च का क्या था, पूरे एक्सपेरिमेंट का। अब हम पढ़ेंगे इस पूरे एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या था, और ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है तो आप जो एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है, क्यों एक्सपेरिमेंट करा गया था, कैसे पार्टिसिपेंट से, वो सब लेके फिर प्रोसीजर और रिजल्ट स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर अपैरेटस के बारे में भी मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोसीजर, रिजल्ट, ठीक है, इसके रीजंस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसीजर क्या था इसका, देखो ये आपको ये इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे ये जो पर्सन है जिधर ई लिखा है ये है एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, यानी कि रिसर्चर। जो ये टी है ये है जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, यानी कि रियल पार्टिसिपेंट। यहाँ पे मैंने आर लिखा है यानी कि रियल पार्टिसिपेंट है ये है लर्नर जो कि फेक पार्टिसिपेंट है। तो इस इमेज से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट करा गया था। जो भी रिसर्चर है जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है, रियल पार्टिसिपेंट, वो एक ग्रुप में है, ठीक है, एक तरफ है, और यहाँ पे इस ब्लॉक के पीछे क्या है, लर्नर यानी कि फेक पार्टिसिपेंट जिसको शॉक मिल रहा है, और ये अपैरेटस इन्हें दिया गया है और इस अपैरेटस को इस पार्टिसिपेंट से जोड़ा गया। तो यहाँ पे लर्नर जो रोल प्ले कर रहा था उसका टास्क क्या था, यानी कि जो फेक पार्टिसिपेंट था वो क्या कर रहा था, हैड टू रिसाइट द सेकेंड वर्ड ऑफ अ मेमोराइज्ड पेयर आफ्टर हियरिंग द फर्स्ट वर्ड। यहाँ पे पूरा टेस्ट कैसे करा गया था, जैसे इसमें पहले बताया कि पार्टिसिपेंट्स को ये बताया गया था कि लर्निंग और पनिशमेंट को लेकर के रिसर्च करी जा रही है। तो ये जो लर्नर था इन्हें एक लिस्ट दी गई थी जिसमें कि एक वर्ड लिखा था, उससे एसोसिएटेड दूसरा वर्ड इन्हें याद रखना था। जैसे मैंने बोला फैन तो इन्हें सीलिंग बोलना था, जैसे मैंने बोला WHA तो इन्हें AHW या फिर फैन या फिर SBS, ऐसे कोई भी दूसरा इससे एसोसिएटेड वर्ड याद रखना था और बाद में उसे बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर क्या करता था, पहला वर्ड बोलता था और उसी से मिलता जो उसी से लिखा हुआ उसके सामने जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ था एसोसिएटेड वर्ड वो इनको बोलना था। अगर ये सही बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये गलत बोलते तो इनको शॉक दिया जाता था। ये था लर्नर का टास्क। टीचर का रोल था कि उसे टीचर की जो भी रियल पार्टिसिपेंट थी, ठीक है, जो रियल पार्टिसिपेंट थे उनका रोल था कि उन्हें टीचर की तरह एक्ट करना है, उन्हें वर्ड्स पढ़ने हैं जो भी उनको लिस्ट दी गई है, और अगर सामने वाला जो लर्नर है वो अगर गलत जवाब देता है तो उसको शॉक देना है। ये टीचर का रोल था। ये दोनों के टास्क पता चल गए आपको। अब सेटअप में हुआ क्या कि जो रियल पार्टिसिपेंट थे वो अपैरेटस के सामने बैठे हुए थे, जैसे स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे इमेज पे दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटर भी प्रेजेंट था, और जो लर्नर था वो चेयर पे बैठा हुआ था जो कि दिख तो रहा था, ठीक है, विजिबल टू द रियल पार्टिसिपेंट, ठीक है, वो दिख रहा था थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे क्या था कि जो लर्नर था वो क्या कर रहा था, जानबूझ करके गलत आंसर दे रहा था, ठीक है, इंटेंशनली मेड मैनी मिस्टेक्स, डेलिब्रेट एरर से यहाँ पर जानबूझ के गलती कर रहा था, और उस गलती की वजह से क्या था, जो भी रियल पार्टिसिपेंट थे जो टीचर का रोल प्ले कर रहे थे वो उसे पनिशमेंट दे रहे थे। Administering shocks. Each time the learner made an error, the real participant had to administer a shock. ये होता था। और जब भी अगर जो भी रियल पार्टिसिपेंट है जो टीचर है उन्हें अगर हेजिटेशन होती थी कि भाई मैं किसी दूसरे इंसान को शॉक कैसे दे सकता हूँ, और जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो शॉक की वोल्टेज थी वो 15 से 450 वोल्टेज तक थी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार तो ऐसा भी दिखाया जाता है कि जो पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो लर्नर का रोल प्ले कर रहा है फेक पार्टिसिपेंट, वो बेहोश भी हो जा रहे थे शॉक मिलने के बाद। फिर भी जो एक्सपेरिमेंटर था वो जो टीचर का रोल प्ले कर रहे थे रियल पार्टिसिपेंट को बोल रहा था नहीं तुम्हें और शॉक देना है क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है इस पूरे एक्सपेरिमेंट की। तो ये हो रहा था। और जब भी पार्टिसिपेंट थोड़ा हेजिटेट फील करते थे शॉक देने पर, तो जो भी रिसर्चर था वो उन्हें फ्रेजेस कुछ ऐसे बोलता था, कुछ ऐसे बातें बोलता था, उनको उकसाता था कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या क्या फ्रेजेस वो बोलता था, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू, ठीक है, हमारे एक्सपेरिमेंट का तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, शॉक तो देने ही पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, यू हैव टू गो ऑन, यू मस्ट गो ऑन। ऐसी कुछ बातें वो बोलता था रिसर्चर जो टीचर का रोल प्ले कर रहे थे रियल पार्टिसिपेंट उनको, कि भाई शॉक तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे पार्टिसिपेंट बेहोश हो रहा है सामने वाला लर्नर, लेकिन तुम्हें शॉक तो देने ही पड़ेंगे। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकल करके आया, रिजल्ट्स क्या थे, कंप्लायंस 65% ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यूड टू एडमिनिस्टर शॉक्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 450 वोल्ट्स, कि जितने भी रियल पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 65% ऑफ पार्टिसिपेंट कंटिन्यू करते रहे, शॉक देते रहे बिल्कुल एंड तक, यानी कि 450 वोल्ट्स तक वो पहुंच गए थे 65% ऑफ पार्टिसिपेंट्स।
प्रोटेस्ट, कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करा, जिन्होंने बोला कि यार देखो सामने वाले किसी दूसरे इंसान को हम लोग इतना शौक नहीं दे सकते, ठीक है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा, इसके अगेंस्ट वो बोली, उन्होंने शौक नहीं दिया, वो कंप्लाई नहीं करे, ठीक है। उन्होंने जो रिसर्चर को ओबे नहीं करा। अनकॉन्शियस लर्नर, पार्टिसिपेंट्स कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर शॉक इवन आफ्टर द लर्नर प्रिटेंड टू बी अनकॉन्शियस एट 300 वोल्ट्स। जब कुछ लर्नर्स ऐसे थे जो फेक पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने क्या करा था, वो फेंट होने की भी एक्टिंग करे थे कि भाई वो तो बिल्कुल बेहोश हो गए हैं 300 वोल्ट्स पर ही, लेकिन फिर भी रिसर्चर के अर्ज पर, ठीक है, उसके ऑर्डर्स पर जो टीचर का रोल प्ले करे थे रियल पार्टिसिपेंट, उन्होंने फिर भी पनिशमेंट देना कंटिन्यू रखा। ये चीज़ भी देखी गई थी। कंसिस्टेंसी अक्रॉस स्टडीज़, और ऐसी स्टडीज़ बार बार करी गई थी, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स पर एंड विद बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। चिल्ड्रन और एडल्ट्स सबके साथ ऐसी रिसर्च करी थी और सब में सिमिलर रिजल्ट्स देखे गए थे। तो इससे ये पता चलता है कि भाई, क्योंकि वो रिसर्चर क्या था, वो एक, उसके पास अथॉरिटी थी, ठीक है, अथॉरिटी थी उसके पास कि वो रिसर्चर है, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो है हाँ बोली थी पार्टिसिपेट करने की कि वो रिसर्च में, इस एक्सपेरिमेंट में अपना पार्ट देंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे इस रिसर्च में। तो जो भी टीचर का रोल प्ले करे थे रियल पार्टिसिपेंट, उनको था यार मैंने पहले हाँ कर दी, तो अब मुझे इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, या तो मैं पहले हाँ ही नहीं बोलता, पहले ही सारी चीज़ें पूछ के रखता। और फिर उन्हें लगा कि यार जो रिसर्चर इस पे ज़्यादा दिमाग है, ठीक है, इसने पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से करा होगा, स्टडी करा होगा, अगर ये इंसान बोल रहा है कि भाई हाँ हमें रिसर्च करनी चाहिए ऐसी, तो मुझे शौक देना चाहिए, तो देना चाहिए, क्योंकि इसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। कई लोग ये सोच रहे थे, कई लोगों ने सोचा यार मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना, मैं अगर शौक दे रहा हूँ, सामने वाले लर्नर को कुछ हो भी गया तो भी गलती तो सारी रिसर्चर की है, तो मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, मैं अपना सिर्फ काम करूँ जितना मुझे कहा गया है, सारी गलती रिसर्चर की अगर इसे कुछ हो जाता है तो कुछ लोग ये सोच रहे थे। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और उन्होंने डिनाई करा, उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि हम लोग शौक नहीं देंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने क्या करा, 65% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने, जबकि कुछ जो लर्नर थे वो फेंट होने की भी एक्टिंग करे थे कि भाई वो बिल्कुल बेहोश हो चुके, फिर भी वो कंटिन्यू करते रहे। तो इतनी डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस भी हम लोग फॉलो करते हैं कभी कभी। ये चीज़ इससे शो करी गई थी इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कि ओबीडियंस क्या है, हम कितना कुछ लोगों को इतना ओबे करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। अब इसके रीजंस देखते हैं। अब है इसमें रीजंस फॉर डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, क्या क्या रीज़न होते हैं इस डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के। कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। मैनी डिक्टेटर्स हैव कोज्ड मैसिव हार्म थ्रू ऑर्डर्स दैट लीड टू असैसिनेशंस एंड मैसेकर्स। अब डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को समझाने के लिए उन्होंने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया, जैसे हिटलर वगैरह। तो ये लोग क्या थे, काफ़ी मतलब ये डिक्टेटर्स थे, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी बुरा हार्म पहुंचाया था, काफ़ी मैसिव हार्म पहुंचाया था सोसाइटी को, ठीक है, अपने ऑर्डर्स के थ्रू, और लोग उनके ऑर्डर्स को ओबे भी करते थे। तो ये इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल से समझाया, बट ऐसा होता क्यों, इसके रीजंस क्या है। गिल्ट रिलीफ, गिल्ट रिलीफ क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी रिसर्च में देखा गया कि जो रियल पार्टिसिपेंट्स थे, जो शौक दे रहे थे, वो क्या सोच रहे थे कि यार मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करो ना, तो मेरी गलती नहीं है। तो उनको वो लेस गिल्टी, वो खुद को फील करते कि यार मेरी गलती नहीं है, इसमें रिसर्चर की गलती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मैं सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो वो खुद को लेस गिल्टी मानते हैं, इस वजह से डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को फॉलो करते रहता है। ऐसे ही मिलग्राम एक्सपेरिमेंट में भी करा गया था कि जो रिसर्चर था वो पार्टिसिपेंट को बोल रहा था कि यार मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर जो लर्नर को कुछ भी हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इससे उनकी हेजिटेशन कम होती जा रही थी, और जब वो हेजिटेशन कम हो रही थी तो वो लोग शौक देते जा रहे थे। जबकि फिर भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने प्रोटेस्ट करा, बट मैक्सिमम लोग क्या है, फिर भी कंटिन्यू करते जा रहे थे। अथॉरिटी सिंबल्स, कमांडर्स ऑफन वेयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है, सिंबलाइजिंग द पावर मेकिंग इट हार्ड टू पीपल टू डिसओबे। इसमें बताया गया कि अथॉरिटी सिंबल्स मीन्स कि किसी ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी है, ठीक है, किसी ने वाइट कोट पहन रखा है, जैसे रिसर्चर उसने वाइट कोट पहन रखा है, तो वो कैसे प्रिटेंड कर रहा था, ठीक है, वो सिंबलाइज कर रहा था कि यार ये ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, इसको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे कोई रूल्स को बताता है तो आप उसको ज़्यादा ओबे करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इसने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी है, ठीक है, यूनिफॉर्म में है, तो आपको वो पता चलेगा कि हाँ ये एक पुलिस ऑफिसर, उसकी यूनिफॉर्म से आपको पता चलेगा, तो आप उसको ज़्यादा ओबे कर सकते हो, ठीक है। अगर वो आपको गाड़ी आपकी रोक दी, ठीक है, कोई नॉर्मल पर्सन आपकी गाड़ी रोको, आप नहीं रोकोगे, लेकिन आपको दिख रहा है किसी ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी है और फिर वो आपकी गाड़ी रुकवा रहा है, तो आप अपनी रोड पर गाड़ी रोक दोगे, ठीक है, क्योंकि वो सिंबलाइज कर रहा है कि हाँ उसके पास अथॉरिटी है, और आप डिसोबे नहीं कर पाओगे उसको, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको डिसोबे करना। यहाँ पर भी जो रिसर्चर थे एक्सपेरिमेंट ने, उसने वाइट कोट पहन रखा था, तो जो एक तरीके से ऐसा क्रिएट कर रहा था दिमाग में कि वो एक डॉक्टर की तरह है, ठीक है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, उसको पता है कि पार्टिसिपेंट्स को हार्म इससे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो ज़्यादा नॉलेजेबल है। कोई रैंडम पर्सन आपको अगर वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बोलता है कि यार तुम शौक दो, तो वो शायद नहीं देते, बट वो एक रिसर्चर है, उसने वाइट कोट पहन रखे थे, वो ज़्यादा सिम्बलाइज कर रहा था अथॉरिटी को। फिर इसमें ग्रेजुअल एस्केलेशन, कि जो रिसर्चर था उसने एकदम से नहीं बोला कि यार पहली गलती पे ही 450 वोल्ट का शॉक दे दो, उसने पहले क्या बोला 15 वोल्ट्स का शॉक दो, फिर 15 टू 30 पे गया, 45 पे गया, 50 पे गया, फिर 60 पे गया, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है इंक्रीज हो रही थी इंटेंसिटी या फिर सिवियरिटी, ठीक है, जो शॉक्स थी उसकी। तो जब ऐसा होता जा रहा था तो इसकी वजह से वो क्या अग्री करते जा रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे अग्री सब ने करा था शॉक देने के लिए, जितने पार्टिसिपेंट्स थे सब ने शॉक्स दिए थे, लेकिन
कुछ नहीं किया था, बहुत ही ग्रेजुअली सब लेके गए थे अपने शौक्स को, तो उन्हें इतना ज़्यादा गिल्ट नहीं हो रहा था कि पहले भी तो दिया ही था ना, इतनी बार तो हाँ बोली ही है ना। जो हमने पहले पढ़ा था कंप्लायंस में, कंसिस्टेंसी, ठीक है, जो हमने कंप्लायंस में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि पहले हमने कंफर्म कर दिया था, पहले हमने कंप्लाई करा था, तो वो कंसिस्टेंट करते जा रहे हैं, तो उनको वो कंसिस्टेंसी भी चाहिए थी और वो ओबे कर रहे थे बार बार। अब है इसमें रैपिड प्रोग्रेशन, लास्ट है इसमें रैपिड प्रोग्रेशन, कि उनको सोचने का कम टाइम दे रहे थे, ठीक है, गिविंग पीपल लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट देयर एक्शन, कि उनको बहुत ही कम टाइम दे रहे थे कि आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, आप इतना टाइम नहीं लगा सकते, आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब आप जल्दी में डिसीजन लेते हो तो इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। तो मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट में भी जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको बहुत ही क्विकली एक्सट्रीम शॉक्स देने के लिए कहा गया था कि जल्दी जल्दी उनको शॉक्स देना है, इतना टाइम नहीं लगाना, सोचना नहीं है इतना ज़्यादा। तो जब उनके पास सोचने का टाइम कम था तो वो सीधे सीधे ओबे करते जा रहे थे। तो ये कुछ हमने रीजंस पढ़े डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस के। अब देखते हैं इनको रेसिस्ट कैसे करा जा सकता है। रेसिस्टिंग डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, फर्स्ट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंडर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा गिल्ट रिलीफ एक रीज़न होता है, तो उसी को हटा देना है कि हम लोग सोचते हैं यार हमारी तो गलती नहीं है, रिस्पॉन्सिबल तो कोई और ही इंसान है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिमाइंड करना है कि आप कोई भी एक्शन ले रहे हो उसमें आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। आपके पास चॉइस है उस काम को करने की, ना करने की, ना बोलने की चॉइस है आपके पास। तो अगर आप नहीं बोल रहे हो चॉइस, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिमाइंड करना है आपको, ताकि आप उस डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस से बच जाओ। सेकेंड है एथिकल रिफ्लेक्शन, encourage people to consider the ethics of their action, especially as orders become more harmful। जैसे जैसे ऑर्डर ज़्यादा हार्मफुल होते जा रहे थे, तो वहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने एथिक्स को एनकरेज करना था, उनको ये चीज़ डिसाइड करनी थी, ये चीज़ पे रिफ्लेक्ट करना था कि जो उनका एक्शन है क्या ये एथिकली करेक्ट है, क्या ये एथिकली सही जा रहा है। तो उनको इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करना था, तो शायद वो डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस से बच जाते जब अगर वो एथिकली रिफ्लेक्शन करते। फिर है रोल मॉडल्स, शो एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव डिसओबेड हार्मफुल कमांड्स, कि अपने लिए कोई ना कोई ऐसा रोल मॉडल बना करके रखो जिसको देख करके आपको पता चले कि यार लोग जो है डिसओबे भी करते हैं, और वो भी ठीक है जब हार्मफुल कमांड्स हो, ठीक है, जब कोई भी हार्मफुल कमांड्स हो तो वहाँ पे डिसओबे करना चाहिए, और वैसे कुछ रोल मॉडल्स को देखना चाहिए, ठीक है, अपने कुछ रोल मॉडल बनाने चाहिए जिन्होंने हार्मफुल ओबीडियंस जो थी उसको डिसओबे करा था। वो भी हमें हेल्प करते हैं रेसिस्ट करने में ऐसी डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस को। फिर है क्वेश्चन अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी जिसको हम अथॉरिटी मान रहे हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि वो कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो भी वो कमांड दे रहे हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितनी एक्सपर्टीज़ हैं उनको, कितनी नॉलेज है, कितनी बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए थे, या फिर अगर कुछ हो जाते तो उसके बाद वो क्या क्या चीज़ कर लेंगे, किस तरीके से स्टैंड लेंगे, ये चीज़ हम क्वेश्चन हमें करनी चाहिए। फिर लास्ट इसमें अंडरस्टैंड ट्रू पावर, पीपल हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द रियल पावर एंड लिमिट्स ऑफ दोज इन कमांड। यहाँ पर हमें खुद की पावर को समझना चाहिए कि मैं कोई एक्शन ले रही हूँ तो मेरे पास खुद के पास इतनी पावर है कि मैं उस सिचुएशन को समझ सकूँ क्या सही है क्या गलत है। मेरे पास पावर है अपनी चॉइस बनाने की, और वो पावर आप किसी और को नहीं दे सकते, या फिर दूसरे के पास सिर्फ एक कोई भी आपकी अथॉरिटी उसको एक लिमिटेड पावर देनी चाहिए कि वो आपको कितना आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं, कितनी बातों पर आप कमांड जो है फुलफिल करोगे, ठीक है, ओबे करोगे कौन सी कमांड्स को, या फिर कितनी कमांड्स को आपको दे सकते हैं। तो अपनी असली जो पावर है, अपनी जो ट्रू पावर है उसको समझना है, और सामने वाले को भी उसकी ट्रू पावर समझाना कि उनके पास कितनी क्या लिमिट्स है उनकी, ठीक है, वो कितनी कमांड्स दे सकते हैं। एक ऑफिस का, ठीक है, किसी कंपनी का CEO आपके वर्क के लिए आपको कमांड दे सकता है, बट आपको बिल्कुल बट सिर्फ 9 to 5, ठीक है, अगर आप इतने टाइम पर काम करते हो तो आपको इतने के लिए बोल सकता है, वो आपको रात को 12 बजे नहीं बुलाएगा, ठीक है, वो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आपको उसकी रियल पावर्स क्या है, उसके पास कितनी पावर्स है, उसको याद दिलाना पड़ेगा। तो ये होती है रेसिस्टिंग डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने ओबीडियंस को कंप्लीट करा, और इसी के साथ हमारी जो पूरी यूनिट थी 107 की यूनिट 8 सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सोशल साइकोलॉजी के कंसेप्ट से भी, कंफर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस। और अगर आप कोई भी साइकोलॉजी में बेसिकली अगर आप कुछ भी समझना चाहते हो, कुछ भी याद रखना चाहते हो, अपनी रियल लाइफ से उसको जोड़ो। आप खुद से देखो आप कितनी बार कंफर्म करते हो सोसाइटी में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए कितनी बार आपने कंफर्म करा है, ऐसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ो। कंप्लायंस आप कितनी बार करते हो, ठीक है, ओबीडियंस आपने कब कब करा है, कब कब आपको लगा है कि आपने रेसिस्ट करा है ओबीडियंस को, वो भी आप जो है उस तरीके से एग्जाम्पल्स बना सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आए, ज़्यादा टाइम तक वो याद भी रहे, और आप एग्जाम में भी अच्छे एग्जाम्पल्स लिख करके आओ अपनी लाइफ से जुड़े हुए, जो बिल्कुल यूनिक एग्जाम्पल्स होंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।